Hello everyone, welcome to my channel DSC, that is Dynamic School of Excellence. Today we are going to learn the last part of our chapter Nationalism in India. तो आज इस आखिरी वीडियो में नेशनलिज्म इन इंडिया के इस आखिरी वीडियो में जो हम पॉइंट्स देखने वाले हैं वो है lukewarm response of Dalits and Muslims. तो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है उसमें दलित्स और मुस्लिम्स का रिस्पांस कैसा था वो हम देखेंगे और कैसे इंडियंस ने ऐसी क्या चीजें की थी जिससे कि हम काफी यूनाइटेड हो गए थे और डिस्पाइट हैविंग सो मेनी डिस्पैरिटीज इन आवर कंट्री वी फेल्ट वन. तो ये दो टॉपिक्स हैं जो आज हम देखने वाले हैं. तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसके क्या आउटकम्स थे, ब्रिटिशर्स ने कैसे रिएक्ट किया इस मूवमेंट के लिए, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ उसमें क्या था, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. और उसके अलावा जो वेरियस ग्रुप्स जिन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन की थी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या पुअर पेशेंट्स हैं या फिर रिच फार्मर्स हैं, तो उनका क्या पर्पस था, किस मकसद से उन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन की थी और बाद में क्यों उनका जो रिस्पॉन्स है वो काफी कम हो गया था. तो ये सारी चीजें हमने देखी थी. और द रोल ऑफ वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विच वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. तो आज के जो टॉपिक्स तो थोड़े ही हैं लेकिन बहुत ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. कि दलित्स की डिमांड्स क्या थी, दलित्स की सिचुएशन क्या थी, अनटचेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे. उसके अलावा ये पुना पैक्ट क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसमें क्या रोल था, गांधी जी ने क्या किया, वो सारी चीजें. और जो मुस्लिम्स का रिस्पांस था टुवर्ड्स द मूवमेंट्स, जो गांधी जी जो ये मूवमेंट्स कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस, तो क्या मुस्लिम्स ने उसमें सपोर्ट किया? नहीं. क्यों नहीं किया? दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न. और एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक फीलिंग लाना लोगों में नेशनलिज्म की, ताकि वो अपने देश के लिए दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग. तो ये फीलिंग कैसे जनरेट की, ऐसा क्या किया इंडियन लीडर्स ने, कांग्रेस लीडर्स ने, कि लोगों को लगा कि हम हिंदू या मुस्लिम नहीं हैं या हम अनटचेबल्स नहीं हैं, हम एक हैं और हमें अपने देश के लिए लड़ना है. तो ऐसी क्या चीजें थी वो हमें देखनी है. तो these are the various points we are going to discuss in today's class. तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहला पॉइंट आता है गांधी जी एफर्ट्स फॉर अनटचेबल्स और द डिप्रेस्ड क्लास. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि ये डिप्रेस्ड क्लास क्या है, अनटचेबल्स क्या है या दलित्स क्या है. इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो आपको यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन एंड द सेम थिंग. चाहे आप दलित्स का हो या डिप्रेस्ड क्लास का हो या अनटचेबल्स का हो, एक ही बात है. तो इंडिया में एज यू नो कि उस समय अनटचेबिलिटी थी, मतलब जो लोअर क्लास है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उन्हें अनटचेबल समझा जाता था. मतलब उन्हें बिल्कुल लो कैटेगरी का माना जाता था और उनके लिए बिल्कुल अलग एरियाज होते थे रहने के लिए. एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे वो. और उनके लिए जो पब्लिक वेल्स होते थे वो नहीं होते थे, पब्लिक रोड्स, स्कूल्स, हर जगह मतलब उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस थे. जैसे हमने साउथ अफ्रीका का भी देखा था, जैसे वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इंडिया में भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था. अब बेसिकली हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स, ठीक है. तो ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एग्रोवेट हो गई, बहुत ज्यादा सीरियस हो गई. अब उसका रीजन ये था कि जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस वाज इग्नोरिंग एक्चुअली दलित्स. वो दलित्स को इग्नोर कर रहे थे, उनके इश्यूज को इग्नोर कर रहे थे. उसका रीजन ये था कि दे फियर्ड टू ऑफेंड सनातनीज. अब ये क्वेश्चन आता है कि सनातनीज कौन है. तो सनातनीज होते हैं कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज. तो वो इनको नाराज नहीं करना चाहते थे हाई कास्ट हिंदूज को, क्योंकि ये जो हाई कास्ट हिंदूज थे इन्होंने ही मेनली ये फैलाया था अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट. तो उन्हें नाराज ना करना पड़े इसलिए कांग्रेस ने दलित्स वाला इश्यू नहीं उठाया. लेकिन महात्मा गांधी को उनसे कोई मतलब नहीं था. तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अगर आपको स्वराज चाहिए, इफ यू रियली वांट एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो सबसे पहले आपको अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करना होगा.
उसके बिना, मतलब विदाउट एलिमिनेटिंग दैट, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इंडिपेंडेंट नेशन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो अनटचेबल्स को नाम दिया हरिजन। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो उन्होंने लोगों की मेंटालिटी को चेंज करने की कोशिश करी, काफी सत्याग्रह भी किए उन्होंने, उन्होंने टॉयलेट्स भी साफ किए, उन्होंने ये दिखाया कि हम सारे ही काम कर सकते हैं और दे ऑल्सो हैव अ डिग्निफाइड वर्क। मतलब इसको, ये जो हम जो भंगी शब्द यूज करते हैं या जो हम स्वीपर्स जिन्हें कहते हैं, तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो हैव द डिग्निफाइड वर्क। मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम वो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक लोगों की जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने की कोशिश करी। तो गांधी जी रियली वर्कड फॉर दीज अनटचेबल्स, या हरिजन्स कह सकते हो आप, लाइक दैट। तो उन्होंने काफी कन्विंस किया, ही परसुएडेड, परसुएड करना मतलब कन्विंस करना अपर कास्ट को कि भाई आपको अपना दिमाग, अपना जो माइंड है वो चेंज करना है, एंड यू हैव टू गिव अप दिस अनटचेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दो कि वो छोटे हैं हम बड़े हैं, तो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी देयर। लेकिन जो अनटचेबल्स थे उनको लगता था कि गांधी जी के सत्याग्रह से कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या किया कि जो काफी जो दलित लीडर्स थे, दे हैड डिफरेंट आइडियोलॉजी, तो उन्होंने एक अलग ही पॉलिटिकल सॉल्यूशंस निकाला था, ठीक है, अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स, डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो उन्होंने कहा, जैसे श्रीलंका में भी हमने देखा था पावर शेयरिंग में, तो उन्होंने कहा कि आप हमें रिजर्व्ड सीट्स दे दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे लिए रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो कहीं पे एडमिशन मिलता नहीं है, हम एजुकेशन ले ही नहीं पाते हैं। दूसरी चीज कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होगा कि कुछ एरियाज जहाँ पे दलित्स रहते हैं वहां पे जो उनके लीडर्स होंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, वो दलित्स ही होंगे, इस तरह का रिजर्वेशन दे दो। हमारे अलग से इलेक्शन होंगे वहां पे, दलित एरियाज में दलित्स ही वहां पे लीडर्स बनेंगे, लाइक दैट। तो इस तरह से उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट का। और दैट वुड, हाँ, उसमें क्या होगा कि जो दलित मेंबर्स हैं वो ही अपने जो काउंसलर्स हैं वो चूज करेंगे, मतलब दलित ही वहां पे लीडर्स होंगे और दलित ही उनको वोट करेंगे। इस तरह का उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। और इन चीजों की वजह से, क्योंकि उन्हें लगा था कि भाई हमें तो कोई इंपॉर्टेंस मिल नहीं रही है इतनी, कांग्रेस भी हमें नहीं पूछ रही है, तो इनका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही लिमिटेड था। तो दलित्स ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस उनकी बात नहीं सुन रही थी, उनके लिए बहुत ही रिजर्व्ड मतलब अपॉर्चुनिटीज थी और इस तरह की डिमांड्स वो रख रहे थे। अब इसी से ही आया पूना पैक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ही वॉज अ वेरी आई मीन हाईली लर्नड पर्सन, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे, इन्होंने पीएचडी की हुई थी, बहुत सारे इन्होंने और भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा हुआ था। एंड यू नो इन मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो दैट वी कैन नॉट फॉरगेट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, दलित्स को ऑर्गेनाइज किया और उनको नाम दिया द डिप्रेस्ड क्लास। क्योंकि डिप्रेस्ड क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म इनको लगा कि अत्याचार इन्हीं पे ही हो रहा है। तो 1930 में उन्होंने ये एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई, एंड ही ऑल्सो डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, कि भाई हमें अलग से एक इलेक्शन का वो दे दो, एटलीस्ट हमारे पास अपने लोगों को गवर्न करने की पावर तो हो, इस तरह से, ठीक है, जैसे श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल्स ने किया था। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रीड, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ठीक है, लेकिन गांधी जी अपोज दिस। गांधी जी ने कहा कि अगर आपने ये किया सेपरेट इलेक्टोरेट, तो आई विल गो ऑन फास्ट अनटू डेथ। और वो इस फास्ट पे चले गए, मतलब तब तक फास्ट करेंगे अंटिल डेथ, नहीं अपना फास्ट तोड़ेंगे। क्योंकि ये क्यों किया, ये बात बिल्कुल सही थी, व्हेन आई आल्सो एग्री विद दिस थिंग। गांधी जी ने कहा कि अगर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मान ली कि भाई जो वोटर्स हैं वो भी दलित्स हैं और जो लीडर्स हैं वो भी दलित्स हैं, बस अपने अपने एरियाज में ही उनके पास पावर होगी, तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि दलित्स विल नॉट, इट विल नॉट गिव दलित्स चांस टू इंटीग्रेट इनटू द सोसाइटी। मतलब वो मेन सोसाइटी में कभी भी नहीं आ पाए,
इसको ध्यान से समझना। अगर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की है तो इससे क्या होगा कि वो सिर्फ अपने एरियाज में ही उनके पास पावर होगी, वो कभी भी जो मेन सोसाइटी है उसका पार्ट नहीं बन पाएंगे, इससे तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे, जैसे अभी भी अलग ही है वो। तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। गांधी जी की बात अंबेडकर को भी समझ में आई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑल्सो एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन, और फाइनली सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट किया गया। पूना पैक्ट मतलब कि पूना में ये एक संधि हुई, करार हुआ, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास है इनको रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी। जो इलेक्शंस होने वाले थे प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेशन के, उसमें इनको रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी। और जो लीडर्स हैं, जो ये दलित लीडर्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स होंगे, लीडर्स नहीं मतलब जो कैंडिडेट्स होंगे, दे विल बी वोटेड बाय जनरल वोटर्स। तो सभी उनको वोट देंगे, ये नहीं कि सिर्फ उनको जो वो जो वोटर्स हैं वो सिर्फ दलित से होंगे, जनरल वोटिंग होगी और वो किसी भी एरिया में जीत सकते हैं। इट वाज लाइक दैट। तो इस तरह का प्रोविजन किया गया जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था 1932 में विद गांधी जी। और उससे पहले के इश्यूज भी हमने देख लिए हैं कि ये डिप्रेस्ड क्लास चाहती थी सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इनको समाज में जो अपर क्लास है, जो जनरल क्लास है, उसके साथ ही एक मौका मिले साथ में फ्लरिश होने का, ग्रो करने का, जैसे आज की हमारी सोसाइटी में होता है। तो दिस वाज पूना पैक्ट। ठीक है, अब ये तो एक इश्यू हो गया। अब इंडिया में तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी थी, हमें पता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग भी थे। तो उसी तरह से जो मुस्लिम्स थे, अब मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन था वो भी समझते हैं। मुस्लिम political organization were lukewarm in their response। क्यों lukewarm? मतलब उनका जो रिस्पॉन्स था बहुत ज्यादा जोश वाला नहीं था, मतलब वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम्स वर नॉट रेडी टू बी वेरी मच enthusiastic अबाउट इट? वो समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ। अब उसका एक रीजन ये था कि एक तो आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम्स फेल्ट एलियनेटेड। जब वो 1920 में जो मूवमेंट लॉन्च हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत एक साथ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया गया था, तो वो मूवमेंट तो फेल हो गई थी। गांधी जी हैड कॉल्ड ऑफ, हमने देख लिया ऑलरेडी। तो मुस्लिम्स को तभी से लगने लगा था कि भाई ये जो वो कांग्रेस से काफी अलग हो गए। उनको लगा कि ये कांग्रेस हमारे इश्यूज को इतना सीरियसली नहीं ले रही है। दूसरी चीज के कांग्रेस सीम टू बी मोर एसोसिएटेड विद हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट्स लाइक हिंदू महासभा। तो उन्हें ये लगा कि ये जो कांग्रेस लीडर्स हैं, ये हिंदू महासभा की तरफ ज्यादा इनका झुकाव है, सो दे आर मोर एसोसिएटेड विद देम। तो वो हमारी बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो मुस्लिम्स कहीं ना कहीं हिंदू से या कांग्रेस से अलग होने लगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी जो कम्युनिटीज थी, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशन। अलग अलग ना रिलीजन के प्रोसेशंस, मतलब जो प्रोसेशंस का मतलब होता है कि जैसे जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर सड़क पे जुलूस निकालते हैं, वो प्रोसेशन होता है। तो दे this also created a kind of rift between the Muslims and the Hindus। उनको लगा कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो अलग अलग हैं, और उनमें कम्युनल क्लैशेस शुरू हो गए, रायट्स शुरू हो गए। कहीं ना कहीं ये चीजें, एक डिविजन आना शुरू हो गया हिंदूज और मुस्लिम्स में। अ, ये एक प्रॉब्लम थी। उसके अलावा एक और चीज हुई जो हमें समझनी है, कि जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग्स थे, इन्होंने फिर भी कोशिश की। मुस्लिम लीग एक, जैसे कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ऐसी मुस्लिम लीग भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो उन्होंने सोचा चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई हम इसको री नेगोशिएट करते हैं, भाई समझौता करने की कोशिश करते हैं और एक अलायंस फॉर्म करते हैं कि आपस में मिलजुल के काम करें। तो मोहम्मद अली जिन्ना, ये एक इम्पोर्टेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के, इन्होंने कहा कि भाई हमें एक इलेक्टोरेट दो। इलेक्टोरेट मतलब कि भाई हमें भी अगर आप रिजर्व सीट्स देते हो सेंट्रल असेंबली में, अगर हमें रिजर्व सीट्स मिलती हैं तो हमारे पास भी पावर होगी। और जो
बंगाल और पंजाब के जो प्रोविंसेस हैं वहां पे हमें जो मुस्लिम, वहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स थे। अब बंगाल उस समय सिर्फ ये वाला अभी का वेस्ट बंगाल नहीं है, बांग्लादेश भी उस समय इंडिया का ही पार्ट था। और दूसरी तरफ जो पंजाब साइड वाला जो एरिया था, पाकिस्तान पंजाब वाला जो एरिया था, वो भी सारा पंजाब में आता था। तो वहां पे मुस्लिम्स ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो प्रोविंसेस हैं, एरियाज हैं, वहां पे आप हमें रिजर्व सीट्स दे दो, वहां पे हमें हक दे दो कि भाई हमारे ही लोग वहां पे होंगे, उनकी ही रिजर्व सीट्स होंगी, मुस्लिम्स ही वहां पे लड़ेंगे और हमें एक पावर मिल जाएगी, एटलीस्ट हम अपने लोगों को अपने हिसाब से फिर हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो एम आर जैकर, ये है एम आर जैकर, इन्होंने मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड कि नहीं। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्व सीट्स, कुछ भी नहीं। उनकी सारी डिमांड्स को मना कर दिया कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट। तो इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स थे, देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट। एक सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया। उन्हें लगा कि ये जो कांग्रेस है या ये हिंदूज को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदूज ही मेजोरिटी में है, हम माइनॉरिटी में है, तो व्हाट विल हैपन कि वी विल लूज आवर कल्चरल आइडेंटिटी। हमारा जो कल्चर है, आइडेंटिटी है, वो खत्म हो जाएगी एंड वी विल बी डोमिनेटेड बाय हिंदू मेजोरिटी। तो एक वो फीलिंग आ गई कि भाई हम, एक फेथ जो होती है वो खत्म हो गई। एंड दिस वाज द रीजन दैट यू नो मुस्लिम्स स्टार्टेड फीलिंग एलियनेटेड। और बाद में कहीं ना कहीं जो हिंदू, ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए, उसका रीजन भी यही था। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया था कि ये जो कांग्रेस लीडर्स हैं, ये हिंदूज को ही फेवर कर रहे हैं, उन्हें ही सपोर्ट कर रहे हैं, और ये वैसे भी मेजोरिटी में है, तो ये हमारी आइडेंटिटी को तो बिल्कुल खत्म कर देंगे, क्योंकि ये हमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी पावर नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से जो मुस्लिम्स का रिस्पॉन्स था वो कम हो गया। एक 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो बच्चे मोस्टली मोहम्मद अली जिन्ना लिख देते हैं, वो नहीं करना है आपको। 1930 में जो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, वो थे सर मोहम्मद इकबाल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने भी डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। जब इन्होंने देखा कि भाई हमें रिजर्व सीट्स नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भी नहीं मानी गई थी। और यही रीजन है कि बाद में दे हैड डिमांडेड फॉर सेपरेट नेशन, सेपरेट, इसलिए पाकिस्तान और इंडिया, दे गॉट सेपरेटेड इन 1947। तो अगर हमने इनकी बात मान ली होती, इनको भी रिजर्व सीट्स या पावर दी होती थोड़ी सी, तो शायद ये ना होता। ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो पावर शेयरिंग में हमने जो टॉपिक किया था उसका क्या कनेक्शन है, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। हमें पावर सबके साथ शेयर करनी है, नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो जाता है कि द ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स ऑफ दलित्स एंड मुस्लिम्स। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, वो है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीजें की गई कि जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो भूल गए कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स तो अपनी जगह थे, लेकिन फिर भी पूरे देश में ऐसा क्या किया गया कि लोगों को लगा कि वो भूल गए कि हम हिंदू मुस्लिम हैं या हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से। नो, दे जस्ट बिलीव्ड कि वी आर इंडियंस। नाउ दिस इज एक्चुअली द वंडरफुल टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू लर्न। तो कुछ ऐसी चीजें की गई जो थोड़ा सा कॉन्क्रीट थी, जो कहीं ना कहीं दिल को छूती थी। वो क्या था? इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, भारत माता की एक इमेज क्रिएट की गई। ये जो इमेज है ये क्रिएट की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने इस इमेज को क्रिएट किया था। ही वॉज अ राइटर, ही यूज्ड टू राइट बुक्स। इन्होंने इमेज को क्रिएट किया था और बाद में अवनींद्र नाथ टैगोर ने उसको पेंट किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अवनींद्र नाथ टैगोर, ही वॉज द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने इसको पेंट किया था। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, अगर पेंट पूछते हैं कि हु पेंटेड भारत माता इमेज, तो अवनींद्र नाथ टैगोर लिखना है। और अगर पूछते हैं कि हु क्रिएटेड दैट इमेज, तो यू हैव टू
राइट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। और इस इमेज की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें भारत माता ने एक हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट पकड़े हुए हैं विच सिंबलाइजेस एजुकेशन। एक हाथ में घास है, तो ये घास मतलब एक तरह से क्रॉप को सिंबलाइज करती है, फूड को। एक हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ है, सो दैट इज क्लोथिंग। तो भारत माता में क्या दे रही है? इट इज गिविंग अस नॉलेज, एजुकेशन, इट इज गिविंग अस फूड, इट्स गिविंग अस क्लोथ्स, एंड एक हाथ में माला है। ये है स्पिरिचुअलिटी, जो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारी चीजें हैं। एस्थेटिक क्वालिटी मतलब एक स्पिरिचुअल क्वालिटी जो हमारे कंट्री की है वो। तो ये चारों चीजें यहाँ पे सिंबलाइज करती हैं। ठीक है। तो ये भारत माता की इमेज क्रिएट की गई, जिससे लोगों को ये जताया गया कि आप हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं हो, आप सिर्फ इंडियन हो। ठीक है ना। और आपको भारत माता की लाज रखनी है, उसे बचाना है। ठीक है। और अंग्रेजों से एक सत्याग्रह के थ्रू फाइट करनी है, लाइक दैट। ठीक है। तो दूसरी चीज, वंदे मातरम सॉन्ग, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम, दैट सॉन्ग यू might have heard. So this was a song, it was a hymn. Hymn का मतलब होता है एक सॉन्ग, it was created to the motherland। और ये भी क्रिएट किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू हुई तो ये सॉन्ग गाया जाता था। इससे भी लोगों के मन में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती थी। और ये सॉन्ग को इंक्लूड किया गया था इन बंकिम चंद्र नॉवेल आनंद मठ। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं कई बार। तो बंकिम चंद्र ने जो नॉवेल लिखी थी वो है आनंद मठ। और इन्होंने ये भारत माता की इमेज भी क्रिएट की थी, और इन्होंने ही वंदे मातरम सॉन्ग भी लिखा था। डोंट बी कंफ्यूज्ड विद नेशनल एंथम। जन गण मन इज डिफरेंट। वंदे मातरम जो सॉन्ग है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम, दैट सॉन्ग इज वंदे मातरम सॉन्ग। ठीक है। तो आनंद मठ नॉवेल में इसको इंक्लूड किया गया था। तो 2 पॉइंट्स हमने देख लिए, भारत माता की इमेज, वंदे मातरम। ये जो गाना है, गाना भी ना एक बहुत अच्छी इम्पैक्ट देता था लोगों को, एक अलग सी फीलिंग आती थी अपने देश के लिए। और उसके अलावा इंडियन फोकलोर वाज रिवाइव्ड। अभी फोकलोर क्या होता है? जैसे हमारी जो कहानियां होती हैं, या हमारी जो कुछ राइम्स होती हैं, गीत होते हैं हमारे, उस तरह के, या बैलेड्स होते हैं। बैलेड्स किसे कहते हैं? बैलेड्स होते हैं पोएटिक फॉर्म में होते हैं, बट उसमें एक स्टोरी होती है, लाइक दैट। तो उस तरह की चीजें रिवाइव की गई, ताकि लोगों को अपने ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में पता चले। रविंद्रनाथ टैगोर also started collecting old ballads and myths, nursery rhymes and all that। मद्रास में नतेशा शास्त्री, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है कई बार, उन्होंने भी पब्लिश किया था एक 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। तो जो हमारी पुरानी जो फोक टेल्स हैं वो, क्योंकि उन्हें लगा कि यही हमारा कल्चर है और ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है, दिस इज आवर ट्रू आइडेंटिटी। तो इससे भी क्या होता है कि लोग कनेक्ट होते हैं अपने देश के साथ। तो ये सारी चीजें रिवाइव की गई ताकि लोगों को अपने कल्चर के बारे में पता चले। उसके लिए एक फीलिंग आनी बहुत जरूरी थी। तो नतेशा शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस तरह की जो पुरानी चीजें थी अपनी, उन्हें कलेक्ट करना शुरू करा ताकि लोग उन्हें पढ़े और उससे ज्यादा रिलेट हो सके। 4th पॉइंट इज फ्लैग, नेशनल फ्लैग। जो अभी हमारा इंडियन फ्लैग है आफ्टर 1947, वो अलग है। पहले एक फ्लैग बनाया गया था बंगाल में। उस फ्लैग में क्या था? 8 लोटसेस थे, और ये कलर था फ्लैग का, ग्रीन, येलो एंड रेड। दिस वाज द कलर। ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द फ्लैग क्रिएटेड इन बंगाल। और ये जो बाद में 1921 में इट वाज क्रिएटेड बाय गांधी जी। तो गांधी जी ने ये फ्लैग बनाया था, एंड दिस हैड ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन कलर। तो याद कैसे रखोगे आप? एक तो यहाँ पे ये जो फ्लैग है बिल्कुल सेम वही फ्लैग है जो अभी आज के टाइम में है, बस इसमें ये स्पिनिंग व्हील, चरखा, इसकी जगह हमारे यहाँ पे अब हम अशोक चक्र लगाते हैं। तो गांधी जी हैड क्रिएटेड दिस स्वराज फ्लैग। तो ये स्वराज फ्लैग है, दिस यू हैव टू टॉक अबाउट। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्पिनिंग व्हील? यहाँ पे ये क्यों बनाया था?
ये सिंबलाइज करता है सेल्फ रिलायंस। स्पिनिंग व्हील से हम क्या करते हैं, धागा बनाते हैं कॉटन का, उससे फिर खादी बनती है, ठीक है ना। तो गांधी जी ये दिखाना चाहते थे कि हम सेल्फ रिलायंट है, हमें दूसरों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए तो वो घर घर ये कहते थे कि आप खुद ही एक कपड़ा मतलब सूत कातो और उसके बाद उसको स्पिन करो, और दिस वाज द इम्पोर्टेंस। तो वो सबको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये जो स्पिनिंग व्हील है, दिस वाज एट दी सेंटर। यहाँ पे एक जो प्रीवियस जो ये फ्लैग था, इसमें देयर वाज अ क्रीसेंट मून इस तरह से, और क्रीसेंट मून जो है वो सिंबलाइज करता है मुस्लिम्स को। तो हिंदू और मुस्लिम्स की जो यूनिटी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। सो दिस वाज द क्रीसेंट मून व्हिच वाज क्रिएटेड। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब इसमें क्या किया गया कि इंडियन हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसा दिखाया था कि जो इंडियंस हैं वो बिल्कुल प्रिमिटिव हैं, बैकवर्ड हैं, और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही उन्हें सिविलाइज कर सकते हैं। दिस वाज द थिंग। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो हमारा एंशियंट कल्चर है उसको रिवाइव किया, क्योंकि हमारे जो पुराना अगर हम देखें तो आर्ट कल्चर, हमारे इसमें एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, ट्रेड, हर चीज बहुत बेहतरीन थी, है ना। सो उन्होंने उन चीजों को रिवाइव कराया और इंडियंस को रियलाइज कराया कि नहीं, ब्रिटिशर्स का जो कल्चर है वो बहुत सुपीरियर नहीं है, हमारा अपना कल्चर बहुत अच्छा था, है ना। आर्यभट्ट और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेगेसी दी है, एंड वी कैनॉट फॉरगेट दैट। तो इंडियंस स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ देयर ओन नेशन, कल्चर, द लेगेसी व्हिच दे हैड रिसीव्ड। तो ये सारी चीजें हैं जिससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है जो क्रिएट की गई। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। इमेज ऑफ भारत माता, दिस, देन वंदे मातरम सॉन्ग, फिर हमारा जो पुरानी जो लोकगीत हैं और कथाएं हैं वो सब, उसके अलावा फ्लैग तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। और उसके अलावा जो पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है, जो इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हें रिवाइव किया गया, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले एंड दे फील प्राउड ऑफ देयर नेशन। ठीक है, तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है इस पूरे चैप्टर का, अगर हम देखें तो, कि ये जो एफर्ट्स थे, अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी, क्योंकि ये जो हमने एफर्ट्स किए थे इसमें मोस्टली क्या था कि हिंदूज को ग्लोरीफाई किया गया था, हिंदू इमेजेस एंड ऑल दैट। तो उससे जो बाकी की कम्युनिटीज थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रही थी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो देयर वाज अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, है ना। कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक एंगर था, एक गुस्सा था, और दिस एंगर ब्रॉट वेरियस क्लासेस और ग्रुप्स टुगेदर। एक कॉमन स्ट्रगल में उन्होंने इसीलिए पार्टिसिपेट किया, ठीक है। देयर वर डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस दैट पार्टिसिपेटेड, और उनके ऑब्वियसली जो उनकी एस्पिरेशंस थी, एक्सपेक्टेशंस थी, अलग अलग थी। सबने अलग अलग पर्सपेक्टिव से ज्वाइन की थी ये मूवमेंट। और the high points Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflicts. हमने कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे कि कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटीज थी कांग्रेस की, इससे काफी सारे लोग अलग भी हो गए थे। मुस्लिम्स ऑल्सो फेल्ट एलियनेटेड, उन्हें बहुत अलग लगने लगा था, ठीक है। तो यूनिटी से हम डिसयूनिटी में भी आए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए जिन्हें रिजॉल्व करने की भी कोशिश की गई। बट अल्टीमेटली अगर हम देखें तो वी वर emerging as a nation, you know, and there were many voices. This is important. These voices, what they wanted, freedom from colonial rule. तो अल्टीमेटली तो हमें क्या चाहिए था, वी वांटेड फ्रीडम, कि हमें इस कॉलोनियलिज्म से आजादी चाहिए, मुक्ति चाहिए, हमें अपने हिसाब से जीना है, हमें फ्रीडम चाहिए। दिस वाज द मेन पॉइंट। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स, एंड आपको शायद ये जो स्ट्रगल जो हमने देखी है, जो कंट्रीब्यूशन है हमारे लीडर्स का, लोगों का, उनका जो सेक्रीफाइस है वो समझ आया होगा। एंड आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम।
हमारे लिए फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है अब वो हमें ज्यादा समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये जो आज जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं, इट इज एक्चुअली एट द कॉस्ट ऑफ सो मेनी लाइव्स। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, तब जाके आज हम एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं, राइट? सो वी आर लिविंग मच बेटर लाइफ टुडे। और इसके लिए वी शुड बी थैंकफुल टू आवर लीडर्स, वी शुड बी थैंकफुल टू all the people who sacrificed their lives, their comforts, their money and what not. ठीक है, तो जय हिंद, and with this we end our video. Thank you for watching this video. अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं एक अगले नए चैप्टर के साथ।